हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझा था। आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जो आपकी वस्तु होती है कब रेस्ट की पोजीशन में होती है और कब मोशन की पोजीशन में होती है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो गति है यानी मोशन है उसके कितने प्रकार है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। यानी आज हम गति के प्रकार के बारे में समझेंगे। अगर आप जो है पिछली क्लासेस की बात करें, यानी जो आपकी क्लासेस है क्लास 9th हो गई, क्लास 8th हो गया, उसमें जब आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मोशन पढ़े, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति, सर्कुलेटरी मोशन यानी आपका वृत्तीय गति, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन आवर्ती गति। तो इस प्रकार से आपने विभिन्न प्रकार की गतियां पढ़ी, ठीक है। और आई होप आपको इनके जो है जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा कि जो आपका आवर्ती गति होता है वो क्या होता है, आपका जो वृत्तीय गति होता है वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति क्या होती है, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मोशन के प्रकार, मोशन के टाइप्स देखेंगे। यानी जो आपकी गति के प्रकार है वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, जिसमें आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। और ये एक दृढ़ वस्तु की तरह होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं या उसे समझते हैं। अब यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही जो हमारे गति है उसके प्रकार हम डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अब इसमें जो डिफरेंसेस आएंगे या इसमें जो गति आएगी उसके अनुसार यहाँ पे आप गति के प्रकार पढ़ें, ठीक है। In order to completely describe the motion of an object, we need to specify its position. किसी वस्तु की गति को पूरी तरह से वर्णन करने के लिए हमें उसकी स्थिति निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको किसी भी कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है, वो मोशन कर रही है, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी गति किस प्रकार की है, इसको बताने के लिए आपको उसकी स्थिति को बताना पड़ेगा, उसकी स्थिति को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड टू नो द पोजीशन कोऑर्डिनेट, और इसके लिए हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी स्थिति निर्देशांक जानने की आवश्यकता होती है। यानी आपका जो स्थिति है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं, वो अगर आपको पता है तो उसके अनुसार आप यहाँ पे गति के बारे में बता सकते हैं। In some cases, 3 position coordinates are required, while in some cases 2 or 1 position coordinate is required. अब क्या होता है कुछ केसेस में, ठीक है, कुछ गतियों में या कुछ वस्तुओं की गति में हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है, यानी एक ही निर्देशांक बताना पड़ता है। इसी तरीके से कभी हमें उनकी जो है 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं, कभी 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं, और उसी के अनुसार हमारे जो है गति के अलग अलग प्रकार हैं। किसी वस्तु की गति का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए हमें उसकी स्थिति निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें स्थिति निर्देशांक जानने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में 3 स्थिति समन्वय की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ में 2 और 1 स्थिति समन्वय की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, यानी किस कोऑर्डिनेट में जो है
स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, किस कोऑर्डिनेट में मोशन हो रहा है या गति हो रही है। Based on these motion can be classified as इसके आधार पर गति को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो मोशन है, गति है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका वन डायमेंशन मोशन, यानी एक आयामी गति। अब जब भी हम एक आयामी गति की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि जो गति हो रही है वो एक आयाम में हो रही है। ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं, स्थिति में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सिर्फ एक डायमेंशन में यानी एक आयाम में हो रहे। कैसे? जैसे आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार है। ठीक है, एक कार है, वो एक सीधी जो है सीधे पथ पर चल रही है, यानी एक सीधे रास्ते पर चल रही है। अब वो जो कार है वो एक सीधे रास्ते पर चल रही है, इसका अर्थ है कि उसकी जो गति है वो एक डायमेंशन में, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है या रेक्टिलिनियर मोशन है, या हम ये कह सकते हैं सरल रेखीय गति में है। ठीक है, यानी जो आपकी जो कार है वो किसमें है, सरल रेखीय गति में, एक सीधी रेखा में चल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट्स में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, हमारे पास 3 एक्सिस है। ठीक, अब क्या हो रहा है, एक वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए ये ए पोजीशन पर है। यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति है वो कितनी है, x1, y1, z1। अब ये वस्तु गई और यहाँ पे पहुंची, जो कि स्थिति क्या है, b है। अब यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है आपके, x2, y1, z1। ठीक है, और जो गति हुई है वो यहाँ पर हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक वस्तु है जो हमारी ए पोजीशन पर थी, ए बिंदु पर थी, उस समय इसकी जो स्थिति है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या थे, x1, y1, z। अब इस वस्तु ने गति करी, वो चलने लगी, चलते चलते वो बी स्थिति पर पहुंच गई। बी स्थिति पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x2, y1, z। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो x एक्सिस है, ठीक है, आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपके पास जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, z करके लिखते हैं, तो यहाँ पर a और b में जो x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट है, आप देख सकते हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट में आपको परिवर्तन होता दिख रहा है, जबकि y और z कोऑर्डिनेट वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं कि y और z कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है वो किस में आ रहा है, x में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x में चेंजेस आ रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ये गति है वो आपकी वन डायमेंशनल मोशन है, यानी एक आयामी गति। इसके जगह आप ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने x एक्सिस की बात करी, इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस की बात करें कि जो चेंजेस हैं वो y एक्सिस में हों। ठीक है, कि जो एक वस्तु है उसकी स्थिति यहाँ पे थी वो, और वो चलने लगी P बिंदु से Q बिंदु पर चलने लगी। ठीक है, P बिंदु से चलने लगी Q बिंदु पर, और क्या हुआ, चेंजेस किस में हुए, आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो वैसा का वैसा ही रहा। इसी तरीके से जैसे हमने अभी बात करी कि जो कोऑर्डिनेट में चेंजेस आए हैं वो किस में आए हैं,
एक्स में आए हैं, ठीक है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, इसी तरीके से अगर ऐसा होता है कि स्थिति में बदलाव आते हैं और एक्स और जेड जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन वाई एक्सिस में या वाई कोऑर्डिनेट जो है उसमें बदलाव आता है, तब भी हम ये कहेंगे कि जो मोशन है, जो गति है, वो एक आयामी गति है, यानी वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से अगर हम z एक्सिस की बात करें कि z एक्सिस में या z कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट वैसे के वैसे ही हैं, तब भी हम ये कहेंगे कि जो गति है, जो मोशन है, वो वन डायमेंशन है, यानी एक आयामी है। तो एक आयामी गति क्या होती है? एक आयामी गति बेसिकली वो गति है जिसमें एक डायमेंशन या एक एक्सिस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एक ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी दो कोऑर्डिनेट ऐसे के वैसे, जैसे कि जैसे हैं वैसे ही, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कोई कार है, वो किसी रोड पे, किसी सीधी रोड पे चल रही है, या कोई वस्तु जो है फ्री फॉल की कंडीशन में नीचे गिर, ठीक है, मुक्त पतन में नीचे गिर। जैसे कि आप अपने घर की छत पे गए और आपने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया, बॉल को छोड़ा तो वो नीचे गिर, ठीक है, तो वो किस में हो गई, आपका फ्री फॉल, ठीक है। तो ऐसी गतियां जिसमें चेंजेस सिर्फ एक डायमेंशन में होते हैं, एक कोऑर्डिनेट में होते हैं, ऐसी गतियों को हम एक आयामी गति कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, यानी एक आयामी गति। A particle moving along a single line or a path is said to undergo one dimensional motion, यानी एक कण जो एक सीधी रेखा या पथ पर गति कर रहा है, उसे एक आयामी गति कहा जा सकता है, ठीक है। तो यानी अगर आपके पास कोई एक कण है, वो अगर किसी एक सीधी रेखा में या सीधे पथ में गति कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसमें है, एक आयामी गति में है, यानी वन डायमेंशनल मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। उदाहरण के लिए, एक सीधी रेखा पर रेलगाड़ी की गति, गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड आदि, ठीक है। तो एक डायमेंशनल मोशन या एक आयामी गति क्या है? वह गति जो सीधी रेखा में होती है, या हम ये कह सकते हैं जिसमें एक कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्स में हो रहे हैं, या फिर वाई में हो रहे हैं, या फिर जेड में हो रहे हैं, और बाकी जो दो कोऑर्डिनेट हैं वो वैसे के वैसे ही है। अब हम बात करते हैं दो आयामी गति जो है, या द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन। अब अगर हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है, यानी दो डायमेंशन में स्थिति में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पिछले वाले में वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही डायमेंशन में या एक ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहे थे, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट में चेंजेस आते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या करते हैं, एक बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो बॉल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ऊपर उठा और फिर नीचे। यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। दो चीजें क्या हो रही हैं, अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान लें और इसे वाई एक्सिस मान लें, तो आप देख सकते हैं कि बदलाव एक्स एक्सिस में भी आ रहा है और वाई एक्सिस में भी आपको बदलाव दिखाई दे रहा है, या स्थिति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले क्या हुआ, वस्तु जो है वो आगे की ओर तो जा ही रही है, पर उसके साथ साथ पहले क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके उठ रही है या ऊपर ऊंचाई तक पहुंच रही है, और फिर वो नीचे आ रही है। तो ये क्या हो गया, आपका टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस मोशन में क्या होता है, इस मोशन में जो चेंजेस होते हैं वो दो कोऑर्डिनेट में होते हैं। मान लीजिए हमारी एक वस्तु है, वो एक
पोजीशन ए में है, जो कि x1 y1 z1 पोजीशन है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने गति करी, गति करके वो कहाँ पे पहुंची, वो कहीं यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, और उसमें परिवर्तन क्या आया, उसमें परिवर्तन आया x2 y2 z1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवर्तन किसमें आ रहा है, चेंजेस किसमें आ रहा है, दो कोऑर्डिनेट में, x और y में। ठीक है, इसमें किसमें चेंजेस आते हैं, दो कोऑर्डिनेट में चेंजेस आते हैं, x y में या x z में या y z में। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो दो कोऑर्डिनेट्स में। और इसका उदाहरण आपका क्या क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड में जब कॉइन से खेलते हैं, जो आपके कैरम बोर्ड होते हैं उसमें जब आप खेलते हैं तो उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी 2 डायमेंशनल मोशन आपको दिखाई देता है। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, द्विविमीय गति। अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज सेड टू अंडरगो 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कहा जाता है कि एक समतल में गति करने वाला कण द्विविमीय गति से गुजरता है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कण है वो कहाँ पे गति कर रहा है, प्लेन में, एक डायमेंशन में नहीं, प्लेन में। और जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन का अर्थ क्या है, हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी आप सतह की बात करते हैं तो आप 2 डायमेंशन की बात करते हैं। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो 2 डायमेंशन में गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ सेल, मोशन ऑफ अ सेल फायर्ड बाय अ गन, यानी एक गन के द्वारा, एक गन है, बंदूक है, उसके द्वारा जो गोले दागे जाते हैं उनकी गति, कैरम बोर्ड, कॉइन एटसेट्रा। कहा जाता है कि एक समतल में गति करने वाला कण द्विविमीय गति से गुजरता है। उदाहरण के लिए बंदूक से दागे गए गोले की गति, कैरम बोर्ड के सिक्के आदि की गति। अब आपका अगला जो है आपका जो प्रकार है वो है आपका 3 डायमेंशनल मोशन, यानी 3 विमीय गति या त्रिआयामी गति। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 आयामों में गति होती है, यानी जो परिवर्तन आते हैं वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में आते हैं या तीनों डायमेंशन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये फिगर है, ये आपके पास x, y और z एक्सिस। मान लीजिए कि ये जो आपके पास मक्खी है ये उड़ रही है। यहाँ पर ये पहले A पोजीशन पे थी, जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। फिर ये उड़ी और इस स्थिति पे पहुंची और यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली जो आपकी मक्खी है, इसने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया, अपनी जो है प्लेस चेंज करी, अपनी पोजीशन चेंज करी, अपनी स्थिति पर। और स्थिति में जब परिवर्तन आ रहा है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, x y z। पहले x1 y1 z1 था, फिर क्या हुआ, x2 y2 z। तो क्या हो रहा है, तीनों डायमेंशंस में या तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसी गति जिसमें तीनों डायमेंशन में चेंजेस आते हैं या तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आते हैं, ऐसी गति को हम त्रिआयामी गति या 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों के तीनों x, y और z कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये मोशन होता है इसमें स्पेस में पार्टिकल मूव करते हैं। और जब भी हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस की जब हम बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, स्पेस की बात करी। स्पेस क्या होता है आपका, 3 डायमेंशनल होता है, त्रिआयामी होता है। ठीक है, a particle moving in space
इज सेट टू अंडरगो 3 डायमेंशनल मोशन, यानी अगर कोई पार्टिकल, कोई कण है और वो क्या कर रहा है, वो जो है स्पेस में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो ऐसा पार्टिकल 3 डायमेंशनल मोशन में होता है, यानी त्रिआयामी गति में होता। अब इसके उदाहरण, आप पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ रही है, पतंग जब उड़ती है, ठीक है, आसमान में उड़ती है, तो पहले पतंग यहाँ पे थी, उड़ते उड़ते फिर वो इधर चली गई, ठीक है, इधर चली गई या इधर चली गई, तो क्या हो रहा है यहाँ पे उसके जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेस में 3 डायमेंशनल प्लेस पे घूम रही है या गति कर रही है, तो चेंजेस किस में आएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स में आएंगे या तीनों डायमेंशन में आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो काइट है, पतंग का जो उड़ना है वो क्या है, त्रिआयामी गति। इसी तरीके से अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन भी तीनों डायमेंशन में मूव करता है, ठीक है, गति करता है, ये भी इसका उदाहरण है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो गति है वो भी 3 डायमेंशनल है, यानी त्रिआयामी है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो पोजीशन में चेंज या परिवर्तन जो आते हैं वो 3 डायमेंशन में आते हैं या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स में आपके आते हैं। A particle moving in space is said to undergo 3 dimensional motion. कहा जाता है कि अंतरिक्ष में घूमने वाला एक कण त्रिआयामी गति से गुजरता है। For example, motion of a kite in a sky, motion of an aeroplane, etc. उदाहरण के लिए आकाश में पतंग की गति, हवाई जहाज की गति आदि। तो ये क्या है आपका 3 डायमेंशनल मोशन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस, यानी स्थिति, दूरी और विस्थापन की अवधारणा। यानी हम अब पढ़ेंगे कि स्थिति का क्या अर्थ होता है, दूरी का क्या अर्थ होता है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे स्थिति का क्या अर्थ होता है, दूरी का अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ विस्थापन का क्या अर्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, स्थिति की। बेसिकली जब भी हम स्थिति की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति वह लोकेशन है, ठीक है, वह लोकेशन है जहां पर वो है, यानी एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे या जो आपका अंतरिक्ष में या जो भी जगह है, ठीक है, कोई भी जगह है, वहां पे किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी जो लोकेशन है उसी को हम उसकी स्थिति या पोजीशन कहते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट्स के अनुसार बात करें तो आप ये जानते हो कि जो स्पेस है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ये 3 डायमेंशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पोजीशन होती है, अगर हम किसी फ्रेम के अनुसार या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अनुसार देखें तो जो लोकेशन होती है वो आप जो है 3 एक्सिस में आप बताते हैं, यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। तो लोकेशन या फिर आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस पर किसी भी पार्टिकल की स्थिति की वो कहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसे हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पोजीशन, स्थिति। Position of a particle refers to its location in the space at a certain moment of time. यानी स्थिति क्या है, किसी कण की स्थिति एक निश्चित समय पर अंतरिक्ष में उसके स्थान की को दर्शाती है। यानी अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन क्या बताती है कि किसी भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु है, उसकी 3 डायमेंशनल स्पेस पे या जो स्पेस है वहां पर उसकी लोकेशन या वो कहाँ पर है, ठीक है, इसकी लोकेशन को दर्शाती है। In order to locate position of a particle with respect to a frame, we take 3 mutually perpendicular coordinate axis x, y, z attached to this frame. हम एक फ्रेम के संबंध में एक कण की स्थिति का पता लगाने के लिए हम
इस फ्रेम से जुड़े 3 परस्पर लंबवत समन्वय अक्ष एक्स वाई और जेड अक्ष लेते हैं। यानी अगर हम बात करें कि आपके पास कोई कमरा है, ठीक है, आपके पास एक कमरा है, या आपके पास कोई बॉक्स है या कोई कमरे में आपने क्या रखा है, ये कमरा है, तो हम इसे एक 3 डायमेंशनल स्पेस या एक स्पेस के तौर पे मान सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक कोई कण है वो इधर पे मौजूद है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पे मौजूद है, तो इस स्पेस में कहीं पर भी इसकी जो लोकेशन होगी उसी को हम पोजीशन कहेंगे। अब अगर हम इसको जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस में माने, क्योंकि जो आपके स्पेस होता है वो हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, 3 आयामी होता है। मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर हम बात करें इस पार्टिकल ए की, तो इसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में हम दर्शा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, x1 y1 z1। तो हमने ये माना कि जो ये ए पार्टिकल है या कण है वो x1 y1 z1 पोजीशन पे है, स्थिति पर है, और किसके सापेक्ष देखा हमने, जो आपका फ्रेम है यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पोजीशन क्या होती है, किसी स्पेस में किसी भी पार्टिकल की, कोई भी जो कण है, कोई भी वस्तु है, वो कहाँ पर है, ठीक है, उसको हम उसकी, या उसकी जो लोकेशन है उसको हम उसकी पोजीशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कमरे पर, या इस जो आपके पास ये कमरा है, यहाँ पे इस कण की जो पोजीशन है वो x1 y1 z1 है, तो ये क्या है, इसकी स्थिति, ठीक है, और हमने किसके अनुसार बताई, आपके कोऑर्डिनेट्स के। तो हमारी जो पोजीशन होती है वो हम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ही बता, ठीक है। तो बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखा, यानी गति के प्रकार, जो कि हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखे, जिसमें हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन देखा। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने पोजीशन यानी स्थिति के कॉन्सेप्ट को देखा कि स्थिति क्या होती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।